हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और हम स्मार्ट क्लासेस एंड और हम एडुकेटर के एप्लीकेशन पर। स्टूडेंट, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 को। चैप्टर का नाम है हमारा सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इस पूरी वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर के इसके बजट के बारे में जानेंगे और अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि जो बजट होता है वो किस तरीके से पेश किया जाता है, कौन कौन बजट को पेश करता है और क्या क्या प्रक्रिया होती है बजट को पेश करने की, और बजट पेश क्यों किया जाता है, सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, बजट पेश करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे और इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इससे आपको क्या करना है, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। तो कॉपी पेन आपके पास में होना चाहिए। जो जो मैं चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता चला जाऊँ वो आप क्या करेंगे, नोट डाउन करते चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट और आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सरकारी बजट के बारे में, तो जो सरकारी बजट है इसकी हम डेफिनेशन को जान लेते हैं कि हम सरकारी बजट जो होता है, जो बजट होता है आखिरकार होता क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी सरकार अपने देश के कल्याण के लिए एक अधिकतम लक्ष्य रखती है, मतलब एक टारगेट फिक्स करती है। चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आए और किसी भी देश की कोई भी गवर्नमेंट, तो वो एक टारगेट फिक्स करती है जिसमें वह अपने देश के कल्याण के बारे में सोचती है, आर्थिक विकास के बारे में सोचती है, सामाजिक विकास के बारे में सोचती है और उसके लिए क्या करती है, वो नीतियां बनाती है। उन्हीं नीतियों को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। समझ में आया? मतलब कोई भी अगर गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करती है कि हमें इस टाइम तक ये वाला काम पूरा करना है और उस काम को पूरा करने के लिए वो क्या करती है, सारी चीजें जो मैनेज करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। वो कल्याण के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए है, लोगों के विकास के लिए, सबके लिए क्या करती है, कि नीतियां बनाती है। उन नीतियों को हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो बजट tells you where money to go instead of wondering where money wants। अर्थात यहाँ पर इसका कहना क्या है, यहाँ पर इसका कहना है कि बजट क्या है, यानी कि बजट क्या होता है। बजट पैसे मैनेज करने का एक ऐसा तरीका होता है जो हमें बताता है कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं और कहाँ नहीं करने हैं, है ना। मतलब बजट हमें क्या बताता है, बजट का हमें ये बताता है कि भाई हमारे पास में जो पैसा है उस पैसे को कहाँ पर खर्च करना है और कहाँ पर खर्च नहीं करना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। बजट की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, आय और व्यय का अनुमानित वितरण। आय और व्यय का अनुमानित मतलब हमें एक अनुमान लगाकर आय का व्यय करना है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं बजट एक ऐसा दस्तावेज है जो दिए गए वित्तीय वर्ष, जो समय चल रहा है, जो वित्तीय वर्ष दिया गया है उसके दौरान कार्यवाही के विस्तृत कार्यक्रम और नीतियों के वितरण का लेखा जोखा रखता है। मतलब उस दिए गए वित्तीय वर्ष में क्या क्या चीजें हमने करी हैं, कौन कौन से नीतियां बनाई है, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, उन सभी का लेखा जोखा बजट कहलाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर एक नोट करके लिखा हुआ है। देखिए ये होता क्या है, बजट सबसे पहले क्या हुआ, फ्रांस ने पेश किया था और बजट की उत्पत्ति क्या हुई थी, फ्रांसीसी शब्द बुजेट से हुई थी ही, जिसका मतलब होता है चमड़े का बैग यानी कि चमड़े का थैला। समझे आप? तो बजट क्या है, बजट एक फ्रांसीसी वर्ड है और सबसे पहले फ्रांस ने क्या करा था, बजट को पेश किया था। और फ्रांसीसी लैंग्वेज में बुजेट को क्या बोला जाता है, बजट बोला जाता है। इसी से बजट वर्ड निकला था। बुजेट का मतलब होता है चमड़े का थैला। आपने देखा भी होगा कि जो वित्त मंत्री होता है वो क्या है, एक चमड़े के बैग में क्या करता है, एक बैग होता है ब्लैक कलर का, उसमें ही बजट को पेश करता है। लेकिन ये प्रक्रिया निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि भारत की वर्तमान क्या है, हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने क्या करा है, इस प्रक्रिया को चेंज करके दिखाया है। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं कि जो बजट होता है वो कितने प्रकार का होता है। बजट के कितने प्रकार होते हैं, तो बजट के 4 टाइप्स होते हैं, यानी कि 4 प्रकार का बजट होता है। सबसे पहला होता है आम बजट, जिसे हम पारंपरिक बजट भी बोलते हैं। एक होता है आपका निष्पादन बजट, जिसे हम कार्यपूर्ति बजट बोलते हैं। एक होता है आपका जीरो बेस बजट। एक होता है आपका अकाउंट कम बजट। तो ये 4 टाइप के हमारे बजट होते हैं। हम इनको चारों को एक एक करके अभी आगे पढ़ेंगे। तो बजट अगर आपसे पूछता है एमसीक्यू में, तो कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, तो बजट 4 प्रकार के होते हैं। आम बजट, जिसे हम पारंपरिक बजट बोलते हैं। निष्पादन बजट, जिसे हम कार्यपूर्ति बजट बोलते हैं। एक जीरो बेस बजट होता है। एक अकाउंट कम बजट होता है। तो ये क्या है, आपके एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको 3 गलत दे दे और एक सही दे दे और पूछे इनमें से कौन सा बजट का प्रकार है, या फिर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है, 3 आपको सही दे देगा और एक आपको गलत दे देगा। तो ये आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि हमने बॉक्स में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। भारत में सबसे पहले बजट पेश करने का जो काम किया था वो जेम्स विलियन ने किया था। ये 2018 का जो 18-19 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में क्या हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद में आपका क्या है, 2020 का जो मॉक टेस्ट हुआ था, जो दिसंबर में मॉक टेस्ट हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले भारत में किसने बजट पेश किया। तो जेम्स विलियंस ने क्या करा था, विलियंसन जो था, इसने बजट पेश किया था। इन्होंने 18 फरवरी 1860 में, ध्यान रखना, 18 फरवरी 1860 को क्या करा था, वायसराय की परिषद में पहली बार बजट पेश किया था। मतलब ये हमारे भारत के वायसराय थे और इन्होंने सबसे पहला बजट पेश किया था। विल्सन को पहली बार वित्तीय विशेषज्ञ के रूप में क्या किया गया था, वायसराय की परिषद का वित्तीय सदस्य नियुक्त किया गया था। यही वजह है कि जेम्स विलियन को भारतीय बजट का संस्थापक भी कहा जाता है। 1860 के बाद हर साल फिर से क्या होने लगा था, बजट पेश किया जाने लगा और तब से लेकर आज तक बजट पेश किया जाता रहा है और रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू के अंदर कि सबसे पहले बजट भारत में किसने पेश किया था, तो जेम्स विलियन ने। ठीक है, जेम्स विलियमसन ने कब किया था, 18 फरवरी 1860 में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स विलियन को कहा जाता है। समझ में आया। तो ऐसे आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर हम बात करें आम बजट की, तो आम बजट किसे कहते हैं कि सरकारी खर्चों को नियंत्रित करता है और विकास का कार्य करता है। यानी कि एक ऐसा बजट होता है जो सरकार के खर्चों को कंट्रोल में कर कर देश का विकास कराता है, तब इस बजट को पेश किया जाता है। दूसरा होता है निष्पादन बजट, जिसे हम कार्यपूर्ति बजट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, सार्वजनिक क्षेत्रों पर अधिक कार्य करता है और सार्वजनिक क्षेत्रों को ज्यादा विकसित कराने का काम करता है, इसलिए इस बजट को पेश किया जाता है। तीसरा है जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट क्या है, जब आय वैसे कम होती है, मतलब इनकम जो होती है वो कम होती है एक्सपेंडिचर से, यानी कि खर्चे से, तो उस समय जो बजट पेश किया जाता है वो बजट होता है हमारा जीरो बेस बजट। इसमें व्यय की कटौती करके आय में वृद्धि करी जाती है कि हम खर्चों को कम करेंगे और इस बार इनकम को ज्यादा जनरेट करेंगे। उसके बाद फोर्थ बजट जो है वो अकाउंट कम बजट होता है। इसमें क्या करते हैं, किसी भी मंत्रालय विभाग को भौतिक लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए क्या होता है, अलग से एक बजट पेश किया जाता है, अलग से उनको एक बजट दिया जाता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंट कम बजट बोलते हैं। भारत में अकाउंट कम बजट 2005 से 2006 में, यानी कि 2005 और 2006 के जो वित्तीय वर्ष था उसमें एक पहली बार अकाउंट कम बजट पेश किया गया था। देखिए, अकाउंट कम बजट का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि सरकार के 4 मंत्रालय हैं और क्या हुआ, चारों को 100-100 रुपए दिए गए। ठीक है, 100-100 रुपए चारों मंत्रालयों को दिए गए। अब इनमें से क्या हुआ, एक मंत्रालय को ज्यादा पैसा खर्च करना था, उसका 100 रुपए खर्च हो गया। अब उसको 100 रुपए की और जरूरत है, तो वो क्या करेगा, उसको एक बजट पेश करना पड़ेगा जिसका नाम होगा अकाउंट कम बजट। तो ये क्या करेगा, 100 रुपए के लिए एक्स्ट्रा दोबारा से बजट पेश करेगा
तो उसे ही अकाउंट कम बजट बोला जाता है। तो समझ में आया अकाउंट कम बजट क्या होता है? जिसको पैसा कम दिया जाता है लेकिन उसका खर्चा ज्यादा होता है, तो उसको एक बार और बजट पेश करने की अनुमति दी जाती है, उसी बजट को अकाउंट कम बजट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेंडर बजट, देखिए पहला ये बजट नहीं होता था लेकिन आज की डेट में ये बजट पेश किया जाता है, ये बजट का हिस्सा ही है। इसमें क्या करती है सरकार, एक ऐसा बजट संसाधनों और कार्यों के को क्या करती है लिंग के आधार पर पेश करती है, लिंग के आधार पर बांट देती है या लिंग के आधार पर उसको समीक्षा करती है, जैसे कि महिलाओं का अधिक विकास किया जा सके। मतलब ये पर्टिकुलर किसी एक लिंग के आधार पर होता है, जैसे कि महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, महिलाओं के लिए अन्य प्रकार की योजना जैसे सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, मतलब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आपकी क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे योजना चल रही हैं। इन योजनाओं के लिए अलग से एक बजट पेश किया जाता है, वो होता है आपका जेंडर बजट। समझ में आया? जेंडर बजट किसी एक पर्टिकुलर लिंग के लिए पेश किया जाता है, वही आपका जेंडर बजट कहलाता है। जैसे महिलाओं के लिए हम बजट पेश करते हैं अलग से, ये भी आजकल एक बजट का हिस्सा बन गया है, जिसमें हम महिलाओं को क्या करते हैं प्रोत्साहन करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि वो आगे अपना विकास और जल्दी से कर सके। ठीक है, ये होता है जेंडर कम बजट। अब हम ये देखते हैं कि जो सरकार होती है वो किस तरीके से बजट को पेश करती है। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया आती है बजट सत्र की आती है। जब बजट जो सत्र होता है वो उसकी शुरुआत होती है और बजट सत्र आपका जनवरी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जनवरी के मंथ में क्या करते हैं, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी आपके मंत्रालय होते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में क्या करते हैं सर्वेक्षण करते हैं कि हमने क्या क्या काम करना है इस साल। और जैसे लाइट लगानी है, खड़ंजे लगाने हैं, नालियां बनानी है, या फिर हमें और कोई योजना पास करनी है, गेट लगाना है, या फिर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो उनको वहां पर करने होते हैं। तो उसी का क्या करती है वो अपने क्षेत्र क्षेत्र में क्या करते हैं वो सर्वेक्षण करते हैं और उसकी एक लिस्ट बनाते हैं पूरे जनवरी के महीने तक। उसके बाद में जैसे ही फरवरी आता है वो सारी लिस्ट किसको पहुंचा दी जाती है, जो हमारा वित्त मंत्री होता है, जैसे कि अभी करंट में हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं वित्त मंत्री, तो उनको क्या करते हैं लिस्ट पहुंचा देते हैं वित्त मंत्रालय तक। तो उसके बाद में क्या करता है जो वित्त मंत्री होता है वो क्या करता है बजट का भाषण देता है, बजट को पेश करने की प्रक्रिया को क्या करता है सुचारू रूप से शुरू करने की मांग करता है और सबसे पहला भाषण देना शुरू कर देता है। उसके बाद में फिर क्या करता है वो अपने विधायक पेश करता है कि भाई हमारे बजट के पक्ष में ये लोग हैं और हम इतने सांसदों को पेश करते हैं। ठीक है, हमारी बजट की तरफ से इतने सारे सांसद हैं या फिर इतने हमारे पक्ष में हैं, उनको वो क्या करता है उनको रूबरू करवाता है, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और ये मंत्रालय ये वित्त मंत्री के पास में होता है। ये होता है हमारा फर्स्ट वीक में, जैसे ही फर्स्ट वीक फेब का आता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है सामान्य चर्चा, कि बजट के ऊपर क्या होता है जितने भी आपके सांसद होते हैं वो एक बैठक लेते हैं, उस बैठक में क्या करते हैं बजट को लेकर एक चर्चा करते हैं। तो जैसे हमारा क्या है एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है बजट को लेकर, तो सारे जितने भी सांसद पक्ष में होते हैं वो उसकी एक समीक्षा करते हैं और समीक्षा कर कर उस पर बजट पे क्या करते हैं चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है जैसे फेब का लास्ट और आपका क्या होता है मार्च का फर्स्ट वीक आ जाता है, तो एक समिति बनाई जाती है विमर्श समिति। वो क्या करती है स्थायी समिति बजट को क्या करती है प्रस्तावों पर विचार करती है कि भाई आप ये लोग हमारा फाइनल है और ये हमारा फाइनल है, इसको आप एक चेकआउट कर लीजिए, इसमें कोई कमी तो नहीं है, कहीं हमने ऐसा पॉइंट तो नहीं डाल दिया जो गरीबों के पक्ष में ना हो, या हमने कोई ऐसा पॉइंट ना डाल दिया हो जो अमीरों के पक्ष में ना हो, या फिर हमने कोई ऐसा पॉइंट डाल दिया जो जिससे क्या हो सके दंगा हो सके, या फिर किसी देश की इकोनॉमी को ठेस पहुंच सके, या फिर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ठेस पहुंच सके, या फिर पर्टिकुलर किसी समुदाय को ठेस पहुंच सके। तो उसकी पूरी समीक्षा करी जाती है और जितने भी सांसद होते हैं उसकी देखरेख करते हैं, उसको फिर क्या होता है आगे पास कर कर भेज दिया जाता है। उसके बाद में आता है गहन चर्चा, मतलब जब फेब का उसका मार्च का जब सेकंड वीक आता है तो उस बजट पर सीरियस चर्चा होती है और अंतिम बजट को उसको क्या कर दिया जाता है उसमें सदन में पेश कर दिया जाता है, और सदन में पेश करने के बाद
उसको ये बता दिया जाता है कि हमने ये काम करना है और इन चीजों से हमारी इनकम आएगी और इन पर हम क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन पर हम इतना खर्च करेंगे, मेडिकल पर इतना खर्च करेंगे, फार्मेसी पर इतना खर्च करेंगे, और हम योजनाओं पर इतना खर्च करेंगे, और रोड बनाने के लिए इतना खर्च करेंगे। मतलब ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं कि वो किस पे कितना खर्च करेंगे, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सदन में पेश कर दी जाती हैं। तो सदन उसको मंजूरी देता है और मंजूरी देने के बाद में वो मार्च के लास्ट वीक तक पहुंच जाता है बजट राष्ट्रपति के पास में। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं बजट को, और पढ़ने के बाद में क्या करते हैं, उसके ऊपर उसको मंजूरी देते हैं, उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं, और जैसे ही राष्ट्रपति हमारे हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो बजट क्या हो जाता है, वो लागू हो जाता है 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से क्या हो जाता है, वो लागू हो जाता है, और फिर वो 31 मार्च तक, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा वित्तीय वर्ष होता है, वो कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो ये पूरा पूरा क्या है, बजट को पेश करने का एक तरीका है, एक पूरा सिस्टम है कि हम क्या क्या चीजें करेंगे। ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है कि बजट को पेश कैसे किया जाता है, कितने प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी समितियां बनाई जाती हैं, ये सारी चीजें आपको एक बार देख लेना है, और इसको कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सरकारी बजट की, क्योंकि भाई हम सरकार के बारे में बात कर रहे हैं तो अब हम सरकारी बजट के बारे में बात करेंगे। सरकारी बजट से अभिप्राय होता है एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान खर्च एवं आय का अनुमानित वितरण होता है कि हम खर्च कितना करेंगे और इनकम कितनी आएगी, इसका अनुमान लगाना ही क्या कहलाता है, सरकारी बजट कहलाता है। मतलब जब सरकार क्या करती है, एक वित्तीय वर्ष के लिए हमारा अनुमान लगाकर एक बजट को बनाती है, एक बजट को पेश करती है, वो सिर्फ क्या होता है, एक अनुमानित वितरण होता है। वो आने वाले, ध्यान रखना, बजट जो होता है वो हमेशा आने वाले वर्ष के लिए पेश किया जाता है, बीतने वाले वर्ष के लिए पेश कभी भी नहीं किया जाता। तो बजट को पेश करने की कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। क्या है कि बजट को सभी स्तरों पर तैयार किया जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो। तो ये तीनों सरकारें क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद में आपका क्या होता है, ग्राउंड जो स्थानीय सरकार होती है। तो इनको क्या है, आपका ये सारी एक दूसरे से कनेक्ट होती है, इनसे इनको लेखा जोखा मांगा जाता है, फिर ये इस बजट को क्या करती है, यहाँ पर पेश कर देती है। तो उसके बाद में ये सारी चीजें इन जमीनी स्तर से हम बजट को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है अनुमानित एवं अनुमानित व्यय तथा आय के उद्देश्य से नियोजित किया जाता है। मतलब ये देखा जाता है कि हमारी इनकम कितनी जनरेट होनी चाहिए और हमारा खर्चा कितना होना चाहिए, उसका अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद में फरवरी माह में सांसदों, ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि जो बजट होता है वो किसकी मंजूरी से पेश किया जाता है। तो राष्ट्रपति की मंजूरी से पेश नहीं किया जाता, वित्त मंत्री की मंजूरी से पेश नहीं किया जाता, प्रधानमंत्री की मंजूरी से पेश नहीं किया जाता, वो सांसदों की मंजूरी से पेश किया जाता है। तो आपको याद रखना है, बजट को पेश करने की जो मंजूरी देते हैं वो सांसद देते हैं। ठीक है, जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, वो सांसद जो होते हैं, वो सांसद ही क्या करते हैं, बजट को मंजूरी देते हैं। हर स्टेट में एक सांसद होता है, हर इलाके का एक सांसद होता है, जितनी भी विधानसभाएं होती हैं उन सब का क्या होता है, एक सांसद होता है। वही सांसद अपने इलाके में देखरेख करते हैं, सर्वेक्षण करने के बाद में बजट को मंजूरी वहां पर दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई हम बजट जो पेश करते हैं, बजट का उद्देश्य क्या होता है ना, बजट को पेश करने का क्या क्या उद्देश्य है। तो देखिए, बजट को सबसे पहला पेश करने का उद्देश्य है कि संसाधनों का पुनः वितरण। पुनः वितरण मतलब हम संसाधनों को किस तरीके से रीयूज या वितरित कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सरकार देश की आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुसार क्या करती है, संसाधनों का वितरण करती है। मतलब उनकी प्राथमिकता देखती है कि समाज में क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, किन चीजों को ज्यादा वो किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, समाज में कौन कौन सी कमी है, क्या चीजें, उन सारे संसाधनों को जोड़कर क्या करती है, जब पुनः वितरण करती है तो वो बजट के रूप में ही होता है। इसमें क्या क्या होता है, करों में छूट देना, जिससे कि आर्थिक सहायता देना, जिसे हम सब्सिडी बोलते हैं, या फिर करों में छूट दे देती है। इससे क्या होता है, और जो कंपनी वगैरह होते हैं, जो कारखाने वगैरह के जो मालिक होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद में इसमें क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का सीधा उत्पादन करने के लिए क्या कर देती हैं, ये डिपार्टमेंट को सौंप देती है, या फिर इनको जो उद्योगपति होते हैं उनको बोल देते हैं कि आप सीधा
क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपको आगे सिर्फ आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वरना आपको सारी छूट होती है, आप कर सकते हैं। आय और संपत्ति के समानता को कम, असमानता को कम करती है। जैसे अगर हम बोले कि ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, और देखते हैं, आपने देखा भी होगा कि ए, इसकी मान लेते हैं कि सैलरी 10,000 रुपये है और इसकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो इनकी समानता को, इनकी असमानताओं को कम करने के लिए बजट पेश किया जाता है। आर्थिक स्थिरता को कम करने के लिए, मतलब अमीरी गरीबी को कम करने के लिए बजट पेश किया जाता है। उसके बाद में आपका सर्वाधिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब ज्यादातर क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कि ज्यादातर गांव-गांव तक तरक्की पहुंचे, गांव-गांव के लोगों में कंपनी प्रोडक्शन, कंपनी एरिया जो है वो बढ़े। सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए क्या करती है, बजट को पेश किया जाता है, जिससे लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, लोग और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और लोग और ज्यादा क्या करते हैं, आगे बढ़कर क्या करते हैं, अपना इकोनॉमी को अपना योगदान देते हैं। जैसे कि आज की डेट में आत्मनिर्भर भारत है, ये एक बजट का हिस्सा है। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या है, आप सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है कि सब अपना अपना एक छोटा छोटा कुटीर उद्योग या लघु उद्योग ओपन करा जाए। तो ये सब बजट का हिस्सा होता है। आर्थिक विकास करते हैं, जैसे कि अगर हम आर्थिक विकास को अगर हम काउंट कर सकते हैं, जैसे हमारा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। अगर सेविंग है तो इन्वेस्टमेंट जरूर होगा, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब सेविंग जरूर होगा। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब समग्र मांग और समग्र पूर्ति, इन सबको देख रेख के बजट पेश किया जाता है। यानी कि सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगी। ये सारी चीजें आर्थिक विकास में ही आती है। उसके बाद में क्षेत्रीय असमानताओं को भी कम किया जाता है कि भाई हमारे से ज्यादा डेवलप केरल है और केरल से कम डेवलप बिहार है, बिहार से कम डेवलप और भी कोई ऐसे होंगे। मतलब हर राज्य को क्या दिया जाता है, एक प्रोत्साहित किया जाता है क्षेत्र में असमानताओं को कम करने के लिए कि भाई आप आगे बढ़ो और आगे बढ़कर क्या करो, अपने राज्य का विकास करो। तो ये सारा क्या होता है, बजट का ही एक उद्देश्य होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बजट को हमने जितना पेश किया है, बजट के जो जो उद्देश्य थे हमने जाने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को एक प्यार मिलेगा आप लोगों का कि मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आऊँ, और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ, और ज़्यादा मैं आपको और मेहनत करूँ ताकि आप लोग अपना अच्छा रिजल्ट दे सकें, अपना अच्छा बेस्ट दे सकें। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मेरे से छूट गया है या फिर इसमें से कोई चीज़ मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर आप ये वाला टॉपिक एक बार बता दीजिए, तो मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये पहुँचे और आप लोगों के अलावा और लोगों को भी क्या हो सके, इसके बारे में जानकारी मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिल सके और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है। जाते जाते आप सबके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, हमारे औरम एडुकेटर द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। और उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, इतना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके अंदर एनसीईआरटी बुक्स हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होंगे, रिकॉर्डेड वीडियो होंगी, लाइव क्लासेस हम उस पर लेते हैं। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स होंगे, फ्री होंगे और पेड भी होंगे। आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म का कोर्स हम आप बहुत जल्दी एकदम लो प्राइस में, जिसे हम कहते हैं ना कि आपने जैसे बिस्किट का पैकेट खरीद कर खाया है, तो हम आपके लिए 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का इतने लो प्राइस में हम लेके आएंगे कि आप हैप मान जाएंगे और आज तक कभी किसी ने नहीं दिया होगा। तो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज होगी, एमसीक्यूज होंगे, ये सारी चीजें होंगी। ये आपको बहुत जल्द प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिलेगा। कुछ ही समय का इंतजार है, मतलब 1-2 दिन आपको इसमें लग जाएंगे। जैसे ही गूगल प्ले पर ये अपडेट होता है तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर अपडेट करा दूंगा कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपका करियर काउंसलिंग हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, ये सारी चीजें आपके अंदर इस ऐप के अंदर क्या होंगी, आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगी। ये बहुत कुछ इसके अंदर मिलेगा, आप इसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा। जैसे ही आपको प्ले स्टोर पर आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और आप अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई को
अच्छे से करते रहिए, अपने परिवार का, अपना और अपने टीचर्स का नाम रोशन करते रहिए। जितनी हो सकेगी मैं आपके लिए हेल्प करता रहूँगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।